हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश के हालात बहुत ही अजीब व गरीब हैं। अजीब व गरीब इसलिए कि एक तरफ तो मुसलमान हर जगह नफरत का शिकार हो रहे हैं, उसके अलावा क्रिश्चियंस के साथ भी बहुत से मसाइल हैं और ख़ास तौर पर अभी हाल ही में जो मणिपुर में फसादात हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3 मई को शुरू हुए और अब तक भी वो हमले, वो आगजनी, घरों को जलाना, लोगों को मारना, वो सिलसिला अब भी जारी है। ये बहुत ही अजीब बात है कि इतना छोटा सा राज्य और वहां हमारी जो 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पिछले दिनों होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी वहां 3 दिन रहे थे। अब क्या सूरत हाल है वो, और इसके साथ में जो रिप्रिकॉशंस हैं, जिसमें बहुत से लोग रिफ्यूजीज बन गए हैं, खुद वहां मणिपुर में और मणिपुर से बाहर दिल्ली में भी बहुत से रिफ्यूजीज हैं जो दिल्ली तक पहुंच सके, वो यहां पहुंचे हैं। उनके बहुत से इश्यूज हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के, बहुत ही सुलझे हुए लंबे तजर्बे के साथ जर्नलिज्म के साथ साथ क्रिश्चियन इश्यूज, माइनॉरिटी इश्यूज पर बहुत नजर रखते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप बताइए कि 3 मई को शुरू हुआ, यानी अब यानी 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, वहां अब तक वायलेंस की खबरें हैं और बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं, रेफ्यूजीज बने हैं। वो किस हालत में हैं? क्या ये रेफ्यूजीज ज्यादातर क्रिश्चियंस ही हैं या जो हिंदू हैं, जो मिताई हैं, उनका क्या हाल है? क्या कुछ खैर खबर है? आप जरा बता दीजिए ताकि लोगों को मालूम हो कि ये लोग किन हालात से गुजर रहे हैं। साहब आपने ठीक कहा, 3 तारीख को शुरू हुआ ये बात, और शुरू से हमको साफ लग रहा था कि वहां की सरकार और वहां के जो 2 गुंडा कह सकते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स कह सकते हैं या संघ ग्रुप कह सकते हैं, जिनको चीफ मिनिस्टर की हमदर्दी हासिल है, उनकी सरपरस्ती हासिल है, उन्होंने वायलेंस शुरू किया है, जिसमें 70,000 के करीब लोग, उनको हम रेफ्यूजीज नहीं कहते, इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, जिसमें से शायद 1000 या कुछ दिल्ली आ चुके हैं, जो आ सकते थे, जो एयरपोर्ट के पास थे या इम्फाल में नजदीक थे, और जिनको खतरे की बू लग गई थी वो आ गए। बाकी अभी भी तादाद वहीं पर है। दूसरा सवाल आपने अच्छा किया कि क्या सारे ईसाई हैं? जितने भी कुकी हैं तकरीबन सारे ईसाई हैं। जितने भी मैती हैं, जो कि वहां पर अटैकिंग ग्रुप है, उसमें एक बहुत ही छोटा तबका मुसलमान है, एक बहुत ही छोटा तबका ईसाई है, बाकी सब वो वैष्णव हिंदू हैं और पिछले 200 साल से हिंदू हैं। तो ये कहना कि कितने लोग क्या है, ये एक बात से साफ हो जाता है। तकरीबन 300 से ज्यादा चर्च जलाए जा चुके हैं। मैती एरिया में भी मैती क्रिश्चियंस का चर्च, और इम्फाल में जो राजधानी है स्टेट की और उसके पास के डिस्ट्रिक्ट्स में सारे कुकी लोगों के चर्चेस जला दिए गए, डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। कोई मंदिर डिस्ट्रॉय हुआ है मेरे पास कोई खबर नहीं है, क्योंकि मंदिर सिर्फ मैथीज के हो सकते थे, वो कुकी एरियाज में रहते नहीं है। तो मिक्स्ड एरियाज इम्फाल के आसपास ही है, बाकी पहाड़ों पर मिक्स्ड एरिया नहीं है। अब ये 2 अलग अलग किस्से हो जाते हैं। दिल्ली में जो आ गए हैं लोग, उनको हमारे कई चर्चेस ने अपनी जगह दिए रहने के लिए, उनको राशन दिया है ताकि वो अपने आप खा सकें। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग का खाना बनाने का तरीका शायद चांदनी चौक से या
और जगहों से फर्क होता है, उनके मसाले क्या होते हैं, क्या होता है, क्या गोश्त खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। तो उनको बना बनाया खाना कोई नहीं देता, वो खुद ही वॉलंटियर्स हैं उनमें, जो अगर 200 इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन दिल्ली में किसी मुकाम पर है तो 200 का खाना 3 टाइम का बन रहा है। वो रह रहे हैं हॉल्स में, जहाँ पे किराए पर बेड्स लाए गए हैं उनके लिए, मगर रिटर्न ले बैठे हैं, कुछ काम नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनका स्कूल मणिपुर में है। अब वो जो उनमें से जो कुछ ठीक ठाक हैं, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में जगह दी जाए, खासकर ईसाई स्कूलों में। तो इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर से बात हो रही है, किस तरीके से और स्कूल्स में जा सकते हैं, कोई टेस्ट लेके। ईसाई स्कूल से बात चल रही है, कुछ स्कूल ने कह दिया है 10, 5, 15 को एब्जॉर्व कर लेंगे, मगर इतने सारे बच्चों को दिल्ली में किसी भी स्कूल में एब्जॉर्ब करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या तौर तरीके हैं? और ये तो हुई दिल्ली की बात, देर सवेर बच्चों के स्कूल में ले जाएंगे। जो बच्चे वहां पर कैंप में हैं, और 15-20 हजार बच्चे हैं वहां पर कैंप्स में, बड़े लोगों के अलावा, जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, उनका क्या होगा? उनका, जैसे हमको कन्नामाल से पता है, 1 साल 2 साल उनके बर्बाद हो गए थे दंगे में, क्योंकि डिस्प्लेस हो गए थे, 1 साल कैंप में रहे थे। फिर जब वापस गए तो जो बच्चियां थी 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, वो तो बिल्कुल स्कूल गई नहीं, क्योंकि उसके बाद उनकी शादी हो गई और वजह हो गई। तो एक जनरेशन का एजुकेशन को बड़ा सदमा लगा, बैक ट्रैक करना पड़ा उनको। ऐसा ना हो इस केस में, इसके लिए चौकस है। मेरा अपना सजेशन है कि जो सेफ एरियाज हैं, जहाँ पे रेफ्यूजी कैंप्स हैं, वहां पर कैंप स्कूल्स बनाए जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स ही सिर्फ इंटरनली डिस्प्लेस्ड नहीं है, टीचर्स भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड है उन्हीं स्कूलों की। तो टीचर्स भी अवेलेबल है आपको, और स्टूडेंट्स भी अवेलेबल है। आप कैंप स्कूल्स खोल सकते हैं, शायद ब्लैक बोर्ड टेम्परेरी लेने पड़े, या बिना ब्लैक बोर्ड के भी 2-3 महीने तो बिना ब्लैक बोर्ड के भी पढ़ सकते हैं। किताबें कुछ लाए हैं, तो किताबें देनी पड़ेगी उनको। और अगर वो इंटरनेट डिस्प्लेस्ड है तो किताबें तो वैसे भी देनी पड़ती, क्योंकि घर पर तो आग लग गई है, घर से निकालते गए। उनके लिए मेरा पर्सनल विचार था, जिसको मैंने सजेस्ट किया लोगों को, अभी उसके ऊपर खास डिस्कशन नहीं हुआ है, कि कैंप स्कूल वहाँ पे कॉलेज है, टीचर्स अवेलेबल है, स्टूडेंट्स अवेलेबल है, उनके लिए किताबें, रसद, और जो टीचर्स को सैलरी देनी है, उसके लिए सरकार से गुजारिश है, और सोसाइटी से, चर्च से गुजारिश है कि आप मदद कीजिए। अब सरकार की तरफ से कैसा रुख है? क्या कहीं कोई होम मिनिस्टर के विजिट के बाद कहीं कोई नरमी, कहीं कोई रिलैक्सेशन, कहीं हमलों में कमी, कुछ उस तरह की कुछ हुई कि नहीं? क्योंकि अभी तक खबरें आ रही हैं हमले अब भी होते हैं, तो ये जो हमले अब भी हो रहे हैं, क्या सरकार इतना सब कुछ कराने के बाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सरकार चाहे तो नंबर 1 कोई हमले हो ही नहीं सकते। इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, पुलिस होती है, क्या वो सब कुछ हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? क्या कुछ है? और इसके बीच में एक और भी खबर आ रही थी कि अब कुछ ग्रुप्स हैं जो बाकायदा उनको सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दूसरी फोर्सेस हथियार भी दे रहे हैं। तो क्या कुछ सूरत हाल है? अब क्या हालात हैं? प्रधानमंत्री के मुंह से अभी तक मणिपुर के बारे में कुछ नहीं सुना, ना कोई ट्वीट किया, ना संभाषण दिया, ना मन की बात कही। एक कॉन्फ्रेंस की थी, जबकि वो और अमित शाह कर्नाटक में इलेक्शन लड़ रहे थे अच्छी तरीके से, मणिपुर में आग लग रही थी, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। उसके बाद वो और कहीं चले गए, और बिजी हो गए, विदेशों की चीज में करने लगे, अब अफ्रीका जा रहे हैं। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, पुलिस के इंचार्ज है, और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल एरिया है, होम मिनिस्ट्री की वहां पे खास नजर रहती है। वो भी 1 महीने के बाद गए, 3 दिन के लिए सिर्फ।
बाकी ग्रुप से तो मिले, मगर ज्यादातर वो मैती ग्रुप्स और मुख्यमंत्री और सरकार के लोगों से ही बात हुई। यहीं पे प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार ही, चीफ मिनिस्टर ही खुद ही एक तरीके से उनका हाथ है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो जो ग्रुप है ये, जिनका नाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ये जो दो ग्रुप है ये आरएसएस के पैटर्न पे बनाए गए हैं। उनके जो मुखिया है वो चीफ मिनिस्टर के साथ अक्सर फोटो छपवाते हैं। उनको रसद, हथियार, असला कोई पैदा तो होता नहीं है, कोई देता ही है ना, सरकारी जगह से और अंडरग्राउंड से मिला। 4,000 वेपन्स उठा लिए गए कहते हैं ना, सरकार खुद कबूल कर रही है, और 1 लाख के करीब एम्यूनिशन चला गया। तो ऐसा तो नहीं होता ना, सरकार ट्रेजरी छोड़ के भाग जाए, सरकार जहां पे असला रखा हुआ है वो छोड़ के भाग जाए। ये बॉर्डर एरिया है भैया, कैसे आप बाकी काम करेंगे? तो सरकार ने तो इनको एक तरीके से कह सकते हैं अल्लाह भरोसा छोड़ रखा है। उन्होंने शुरू में जो ये दो दरिंदे ग्रुप है इनको खुली छूट दी थी कि आप जो मर्जी आए करिए। तो जहां पे भी मिक्स्ड ग्रुप से लोग मिलजुल के रहते थे, इम्फाल, उसके आसपास चूड़ाचांदपुर, ये जो इलाका था, तो यहाँ पे लोग मिक्स रहते थे। यहाँ पे जो कुकी रहते थे उन पे कहर पड़ गया, क्योंकि वो अपने बाप दादाओं का जो जगह है पहाड़ों पर, वहां से छोड़ के नौकरी करने आए थे, यहाँ पर ट्रेडिंग करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, रहने आए थे। आखिर प्रांत का ये कैपिटल है, वो फंस गए। उनके ऊपर जो शुरू के 3-4 दिन में कहर हुआ, वो तो बताना ही, एकदम कांप जाएंगे आप। चर्चेस की तरह छाट छाट के जलाए गए। और यहां तक हुआ है, जो खबरें हमारे पास आ रही है, कि अगर कोई कुकी महिला किसी मैत्री के साथ ब्याही गई थी, शादी हुई थी, है ना, जब अभी तो वहां पे लव जिहाद की बात नहीं उठी है, मगर लव मैरिज हुई होगी, ऐसी महिलाओं को जब उनके पति घर पर नहीं थे, खींच खींच के घर से निकाल के मारा गया है। एक के साथ तो बलात्कार भी हुआ है, ऐसा जो हमारे लोग हैं वो हमको बता रहे हैं, उसकी फोटो भी छपी हमारे पास है। तो ये तो एक दरिंदगी सरकार से कहती है एक्शन लो, पकड़ो इन लोगों को। ये मत कहो कि कहर कोखियों पे पीता है और आपकी मिलिशिया, आपकी आर्मी, आपकी पुलिस और आपका पॉलिटिकल अपरेटस फिर कुकीज को टारगेट करे। ये तो ठीक नहीं होगा ना। ये तो समान तरीके से मुख्यमंत्री हैं, और ज्यादातर वहां पे क्या हमेशा ही मैती मुख्यमंत्री बने रहे। 54% इनकी संख्या है, जहां इलाके इनके रहते हैं, वैलीज बड़ी ज्यादा सीट से वहां पर, तो चाहे पार्टी कोई भी हो, मैथीज का ही राज रहता है। मैं दिल्ली के आसपास जो डिस्प्लेस पर्सन के कैंप्स हैं पर्सनली भी गया था। मेरे को नुमाइंदगी दी गई थी कि आप मणिपुर में जाके फैक्ट फाइंडिंग कीजिए, तो हमारी टीम अभी तक जा नहीं पाई है, क्योंकि वहां पे हालात ऐसे नहीं है। जो पत्रकार गए हैं बड़े बड़े अखबारों के, उनके साथ क्या बदसलूकी हुई है। एक लड़की की तो जान ही आफत में आ गई थी, आर्मी ने आकर उसको रेस्क्यू किया। उसने अपने अखबार में अपने 24 घंटे की आप बीती बताई। हमारे एक दोस्त है एंटो अकारा, उनका वो फंस गए वहां पर, उनका कैमरा तोड़ दिया गया, महंगा कैनन कैमरा 3-4 लाख रुपए का आता है, कुचल दिया गया, वो भी जान बचा के भागे वहां। उसके बाद उसकी जरूरत नहीं हुई कि आप फोन कैमरे से भी फोटो ले पाए। तो जब तक वो एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे, उनके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। तो ऐसे माहौल में, और आप ठीक कह रहे हैं, वायलेंस हर रोज हो रहा है, टारगेटेड वायलेंस हो रहा है। पुलिस भी मार रही है लोगों को और कह रही है कि एनकाउंटर हो गई। तो जब पत्रकार भी इस हालत से गुजर रहे हैं, और एक बात में जब आप बता रहे थे तो एक बात जहन में आ रही थी, वो ये कि जहां जहां मिली जुली आबादियां हैं,
आखिर क्या किया जाए? लोग, जाहिर है मुल्क भर में ज्यादातर तो ऐसा ही है इलाके जहां सब एक जगह एक दूसरे के साथ मिलकर के रहते हैं। आखिर इससे पैगाम क्या देना चाहती है आरएसएस या बीजेपी? क्या कुछ करेगी? क्या होगा? नहीं, एक तो दो बातें हुई हैं यहाँ पर ना। एक तो वो लोग ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और ईसाई भी हैं। तो अगर आप कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब का आदमी मारा गया, तो ईसाई भी मारा गया बेचारा। उसकी डबल आइडेंटिटी है। मैं तो, जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादातर 90% हिंदू हैं। तो जब तक सरकार की मिली भगत ना हो, जब तक चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती ना हो, तो क्या गुजरात और क्या मणिपुर, मास वायलेंस तो चल नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो इसको आप कंधामाल से भी लड़ सकते हैं। वहां पे भाजपा कोalition में थी, और गुजरात में तो 2002 में तो आप जानते ही हैं, टोटली पावर में थी, और उसका अभी तक जस्टिस नहीं मिला लोगों को। अच्छा, अभी क्रिश्चियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो चर्चेज हैं मुल्क की मुख्तलिफ हिस्सों में या दिल्ली की खास तौर पे, ये कुछ उन लोगों के लिए क्या कुछ कर पा रही हैं यहाँ दिल्ली में आने वालों के लिए, या वहां जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं? क्या कोई कंबाइंड कोई एफर्ट, कोई मिलजुल करके तालमेल के साथ कुछ हो रहा है, या कुछ नहीं हो पा रहा है अभी तक भी? नहीं, जैसे जो भी जब पता लगा कि दिल्ली में लोग डिस्प्लेस पर्सन्स हवाई जहाज से दिल्ली आए हैं, तो कई चर्चेस ने अपने दरवाजे खोल दिए। जिनके पास इंस्टीट्यूशन थी, जहाँ रख सकते थे, वहां पर रहने में खुद जाकर देखा है। कुछ रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, मगर एक एज ग्रुप चर्च की संस्थाओं में ही रह रहे हैं। कोई भी चर्च हो, मैं नाम क्या लूंगा आपका। और जहां तक रिलीफ की बात है, अभी तो आग लगी रही है ना। अभी भी नागालैंड से या त्रिपुरा से रसद या हवाई जहाज से भी जाने के बाद, सड़क पर आने के बाद, या तो विक्टिम ग्रुप या अग्रेसर ग्रुप दिक्कत डालता है। तो रसद आराम से पहुंचाने जा रही है। तो इस हालात में हमारा जो मेन है कि क्राउड फंडिंग कर जाए, अपनी ईसाई लोगों से और बाकी लोगों से भी पैसा इकट्ठा किया जाए, और उसको उन संस्थाओं को भेजा जाए जो इम्फाल में काम कर रही है। जैसे इम्फाल में कैथलिक आर्चबिशप हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो मेरे जैसे लोग उनको पैसा भेजते हैं। एक दो और संस्थाएं हैं जिनकी ग्रासरूट्स, तो चर्च तो कहीं जल गए, कैथलिक चर्च भी, उसकी इंस्टीट्यूशंस भी इम्फाल में जल गई। तो और जो जहां पर हो सकता है वहां पर हम पैसा भेज दें, ताकि वो रसद लोकल मार्केट से खरीदवाएं। आखिर सामान जाता है तो इम्फाल से जाता है। अगर आप दीमापुर से खरीदे जो नागालैंड में है, और वहां पे कारवां बनाए, तो कई दिन लग जाएंगे अंदर जाने के लिए, और कारवां को कई लोग रोक भी सकते हैं, लूट भी कर सकते हैं। तो हमारा तो सरकार से हमारी जरूरत है, क्योंकि दंगा हुआ, ये कैलामिटी है, किसी ने प्लान नहीं किया था। इनको किस तरीके से रखना है सरकार के ऊपर आता है। उन जहां पे कैंप्स में रखा गया डिस्प्लेस पर्सन्स को, उसकी सिक्योरिटी सरकार के पास होती है। हमने कई जगह, गुजरात में, कंधामाल में, और जगह जहां पे डिस्प्लेस पर्सन रखते थे, वहां पे सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का पहरा होता था। तो ये सब बातें सरकार को ही रसद पहुंचानी चाहिए, सरकार को ही ईमानदारी करनी चाहिए। बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, वहां पे दवाखाने खोलने चाहिए। बेसिकली सरकार का काम है। हम दिल्ली से किसको भेजेंगे? सिर्फ अपने अपने को, और बाकी जिसका कोई नहीं है उसको कौन करेगा? तो जो हम फंड्स भेज रहे हैं, जो हमारे लोग वहां पे बांट रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे
कि कौन किस मजहब का है या कौन किस जाति का है। जो घर से बेदखल हुआ है उस तक जितना हो सके पहुंचा रहे हैं। जी बहुत 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 शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मणिपुर के वहाँ के हालात भी हम कुछ अलग अलग सोर्सेज से जानने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश इसमें यही थी कि जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जिनको आमतौर पर रेफ्यूजीज कह दिया जाता है, वो टेक्निकली सही नहीं है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड, यानी मुल्क के अंदर ही जो बेघर होकर के कहीं मजबूरी की हालत में रह रहे हैं, उन लोगों के बारे में भी हमारे पास जानकारी हो और हम अपने लोगों तक बता सकें कि आखिर लोग किन हालात से गुजर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें रसद भी दें, सिक्योरिटी भी दें, हेल्थ भी दें और जल्दी से जल्दी हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।